नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और इस समय हम देख रहे हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के प्रश्नों की श्रृंखला को। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं चैप्टर 3, हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की अपरदनात्मक विशेषता नहीं है? ए शैल, बी किनारा, सी समुद्री गुफा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी किनारा। किनारा या बीच जो समुद्री तरंग की अपरदनात्मक विशेषता नहीं है बल्कि निक्षेपात्मक विशेषता है, अर्थात जो बीच होता है वो निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली आकृतियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, जैसे समुद्री तरंग, जल, पवन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे अपरदन और निक्षेपण दोनों की क्रियाएं होती हैं और इनसे कुछ स्थल रूप बनते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग करके देखा जाता है। फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम बुक में जो प्रश्न दिया है उसमें दिया है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, ये ऐसा प्रश्न है, अपरदनात्मक नहीं है। जबकि इंग्लिश की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि इनमें से कौन सा अपरदनात्मक या इरोजनल फीचर नहीं है। तो इरोजनल फीचर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा बीच या किनारा। लेकिन अगर प्रश्न में यदि अपरदनात्मक न हो और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्लिप, सी क्लिप, बीच और सी केप ये तीनों समुद्री तरंग द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी और कितनी शुद्धता के साथ प्रश्नों को देखा जाता है। एक एक प्रश्न चेक करने के बाद ही ये प्रश्न मैं बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है ए बाढ़कृत मैदान, बी पुलीन, सी हिमोड़, डी गोखुर झील। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हिमोड़, जिसे इंग्लिश में मोरेन बोलते हैं। जबकि बाढ़कृत मैदान हिमनद की विशेषता नहीं है बल्कि ये नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पुलीन, जिसे इंग्लिश में बीच कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दूसरे प्रश्न में बीच का अनुवाद हिंदी मीडियम में पुलीन किया है और पहले वाले में कुछ और किया था। जबकि गोखुर झील या ऑक्सबो लेक भी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हिमोड़ या मोरेन। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? ए ज्वालामुखी, बी वलन, सी बाढ़कृत मैदान, डी पुलीन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ज्वालामुखी। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली होती है हमारी अंतर्जनित बल और दूसरी होती है बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल के बारे में अभी बताएंगे, पहले हम समझ लेते हैं पृथ्वी की जो अंतर्जनित बल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आकस्मिक बल और दूसरा होता है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल जो होता है वो पर्वत निर्माणकारी होता है, अर्थात इन बल के फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। और जबकि आकस्मिक बल में मुख्यतः भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आते हैं, जिन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। और एकदम ये आकस्मिक होते हैं, ये धीरे धीरे नहीं होते हैं बल्कि तीव्र गति से घटित होते हैं, जिस कारण हम इनको आकस्मिक बल कहते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं बहिर्जनित बल के बारे में। फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की दूसरी गति होती है उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से क्रिया होती है वो अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप होती है। और अपरदन और निक्षेपण के मुख्य जो कारक होते हैं वो प्रमुखतया 4 होते हैं। बहिर्जनित बल जो मुख्यतः काम करते हैं अपरदन और निक्षेपण के रूप में कार्य करते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नदी या बहता हुआ जल, दूसरा होता है पवन, तीसरा समुद्री तरंगे और चौथा हिमनद। इन चारों को अपरदन के कारक बोला जाता है और इन कारकों द्वारा अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम विभिन्न कैटेगरियों में अपरदन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों में बांटते हैं। इसी से संबंधित आगे हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आप इस प्रकार ये स्पष्ट है कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला अंतर्जनित, दूसरा बहिर्जनित। अंतर्जनित में 2 प्रकार के होते हैं, आकस्मिक और पटल विरूपण। और आकस्मिक में भी 3 प्रकार, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। जबकि पटल विरूपण में जो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं वो आते हैं। और पृथ्वी की बहिर्जनित बल में होता है अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें मुख्य कारक या एजेंट होते हैं वो नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। ए रेगिस्तान में, बी नदी घाटी में, सी हिमनद में, डी समुद्र में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए रेगिस्तान में। छत्रक शैलें, जिसे मशरूम रॉक भी कहा जाता है, ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ये कुछ इस प्रकार की बनी होती हैं।
कुछ ऐसे होती हैं। होता यह है कि जब पवन चलती है काफ़ी तीव्र गति से तो पवन के कण धीरे धीरे ऊपर कट के नीचे के जो भाग होता है ये वाला एरिया इसको कट कर देते हैं और ऊपर का भाग एक छाता के जैसे या मशरूम के जैसे दिखने लगता है, इसीलिए इसे हम मशरूम रॉक कहते हैं। इनका एक और नाम है पेडेस्टल रॉक भी इनको बोला जाता है। चाप झील यहाँ पाई जाती हैं। ए हिमनद, बी नदी घाटी, सी रेगिस्तान, डी समुद्र। तो चाप झील जो स्थलाकृति है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। एक्चुअली में ये बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित हो रही है इधर से इस दिशा में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये नदी धीरे धीरे खिसकते खिसकते इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और ये वाला पार्ट जो होता है एक ऐसे पार्ट के रूप में बच जाता है। चाप झील को इंग्लिश में ऑक्सबो लेक बोलते हैं। नेक्स्ट, लोएस क्या है? वायु द्वारा अपर्दित स्थलाकृति, वायु द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति, नदी द्वारा अपर्दित स्थलाकृति, डी समुद्री तरंग द्वारा अपर्दित स्थलाकृति। जैसा मैंने बताया था कि स्थलाकृतियों का निर्माण दो तरीके से होता है, अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप। तो लोएस जो होता है वो वायु द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति है। एक्चुअली में ये क्या होता है, जो बारीक महीन की मिट्टी की जो बारीक कण होते हैं उनको हवा द्वारा एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाके जमा कर दिया जाता है, जिसे ही हम लोएस बोलते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, कौन सा अंतर्जनित बल नहीं है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी भूस्खलन, डी समुद्री तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डी समुद्री तरंग। मैं पहले बता चुका हूँ कि भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये अंतर्जनित बल हैं। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। इसमें प्रश्न पूछा है कौन सा अंतर्जनित बल नहीं है। अदरवाइज आप पढ़ेंगे कौन सा अंतर्जनित बल है, पहला देखेंगे भूकंप, हाँ तो भूकंप सही होगा, तो इस प्रकार गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेटर स्थलाकृति है। ए पवन द्वारा निर्मित, बी नदी जल द्वारा निर्मित, सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, डी हिमनद द्वारा निर्मित। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियों के क्रम में देखते हैं, जब ज्वालामुखी वहाँ से सुसुप्त हो जाती है तो वहाँ एक इस प्रकार की आकृति बनती है जिसे क्रेटर बोलते हैं। और जब बारिश होती है तो इससे में बारिश का पानी जो होता है वो जमा हो जाता है और इस प्रकार बने हुए स्थलाकृति को क्रेटर झील कहते हैं। वह स्थान जहाँ भूकंप आने पर कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? ए उद्गम केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी तरंग, डी प्लेट सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप सबसे पहले आता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और भूकंप का केंद्र, भूकंप यहाँ पे से आया तो इस पॉइंट को हम कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस। लेकिन सबसे पहले पृथ्वी पर जहाँ भूकंप पहुँचता है, तो मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आरंभ हुआ, तो भूकंप की जो लहरें होंगी वो चारों तरफ जाएंगी, लेकिन जहाँ पर सबसे पहले अर्थात जो सबसे कम दूरी पर होगा और जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी ये तरंग, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर। तो ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, कई बार पूछता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जहाँ स्टार्ट हुआ उसको फोकस और जहाँ सबसे पहले पहुँचा उसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ए रिक्टर स्केल पर, बी साधारण स्केल पर, सी भूकंप लेखी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए रिक्टर स्केल पर। जबकि भूकंप लेखी क्या है? भूकंप लेखी भूकंप को मापने का एक यंत्र है, जबकि इसकी तीव्रता हम किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल पर। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी कनाडा में, सी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, डी केनिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये दोनों देशों के बॉर्डर पर है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका आंसर होगा ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए एंजल, बी नियाग्रा, सी विक्टोरिया, डी जोग। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए एंजल। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है और वेनेजुएला की जो स्थिति है वो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है। जबकि नियाग्रा जलप्रपात के बारे में पिछले प्रश्नों में चर्चा हो चुकी है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया में है। जाम्बिया जो है अफ्रीका का कंट्री है। और ये प्रश्न पूछा जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी। जबकि जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है और इसका दूसरा नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है। आखिरी प्रश्न तीसरे चैप्टर का, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैग का संबंध है। ए नदी से, बी समुद्र से, सी पवन से, डी हिमनद से। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स समुद्र से। जो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैग है वो समुद्री जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।